अगले रोज दफ्तर में मुझे सब ने बधाई दी। मुझे पार्टी देनी पड़ी। दफ्तर के सभी लोग मौजूद थे। मिस्टर टंडन कह रहे थे, कैप्टन मेहता, तुम नौजवान हो, तुम्हारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना होगा। सुजाता भी मेरी तरक्की का सुनकर बड़ी खुश हुई। बहन कृष्णा कुमारी भी अपने खामद के साथ मिठाई लेकर मुझे मुबारकबाद देने आई। नागपुर वाली बहन का भी मुबारकबादी का तार आया। सुजाता के माता पिता ने भी इस खुशी में अपने घर पर मेरी दावत की। वहाँ मेरी बहन कृष्णा कुमारी भी मौजूद थी। कृष्णा कुमारी ने मुझे एक तरफ ले जाकर समझाया कि अब मुझे शादी में देर नहीं करनी चाहिए। सुजाता के माता पिता भी अपनी बच्ची की जिम्मेदारी से फारिग होना चाहते थे, और फिर तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते हो। फिर भैया तुम क्या सोच रहे हो? मैं क्या सोच रहा था, अगर उनमें से किसी को मालूम हो जाता तो वहाँ कयामत आ जाती। मैंने कृष्णा से कहा कि अभी नई ड्यूटी संभाली है, अगले बरस सोचूंगा ब्याह के बारे में। उसने सुजाता की माँ से कह दिया कि मैं अगले बरस सुजाता से शादी करने पर रजामंद हो गया हूँ। मैं खामोश रहा। एक बरस में बहुत कुछ हो सकता था। सुजाता भी बड़ी खुश हुई। मेरे सेक्रेटरी बन जाने से अब दिन में एक बार मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस के सेक्रेटेरिएट में मिस्टर टंडन के पास जाना पड़ता था, जहां दफ्तरी उमूर पर रोज के रोज उनसे बातचीत होती थी। हो सकता है मुझे सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की देने की एक वजह यह भी हो कि मिस्टर टंडन मुझे अपनी निगाह में रखना चाहता था। मैंने अपने फराइज जिम्मेदारी से अदा करने शुरू कर दिए। इस दौरान मेरे एजेंट ने, जो जरूर दिल्ली में मौजूद था, मुझसे किसी किस्म का राब्ता पैदा करने की कोशिश न की। ये बात मेरे लिए हैरानी का बायस भी थी। जाहिर है भारत में पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियारों पर काम जोरों शोर से जारी था और उसे रोकने की अशद जरूरत थी। मैं इस ख्याल से लाल किले की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि ये तयशुदा अमर था कि मेरी निगरानी बराबर की जा रही थी। मैंने कुछ पुरस्कार आदमियों को अपने पीछे मंडलाते देखा भी था। ये शक्लें बदलती रहती थी। इन हालात के पेश नजर मेरा लाल किले की तरफ जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था, बल्कि मैंने तो ये सोच रखा था कि अगर किसी जगह अपने आदमी ने मुझसे राब्ता पैदा करने की कोशिश की तो मैं उसे पहचानने से इनकार कर दूंगा। ये मेरे खिलाफ बिछाया गया जाल भी हो सकता था। बरसात का मौसम आ गया। दिल्ली के आसमान पर दूसरे तीसरे रोज काली काली घटाएं उमड़ आती और बारिश होती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन बारिश नहीं हो रही थी मगर आसमान पर बादल छा रहे थे। मैं सिगरेटों का डिब्बा खरीदने के लिए एक स्टोर में दाखिल हुआ तो एक आदमी तेजी से मेरे करीब से होकर निकल गया। वो स्टोर के उस हिस्से की तरफ जा रहा था जिधर चीनी के बर्तनों का सामान सजा हुआ था। मुझे उस आदमी पर कुछ गुस्सा भी आया, क्योंकि उसकी कोहनी मुझे लगी थी। कैसे बदतमीज लोग होते हैं कि चलना भी नहीं आता। मैं सिगरेट खरीदने लगा तो एकदम से ख्याल आया, कहीं ये अपना एजेंट तो नहीं। मैं एजेंट के बारे में बेहद मोहतात हो गया। इस बात का शदीद इम्कान और खतरा था कि मिस्टर टंडन किसी अपने आदमी को मेरा एजेंट बनाकर मेरे पास भेज दे। अगरचे कोर्ट का लफ्ज मेरे एजेंट के सिवा और किसी को मालूम नहीं हो सकता था, उसके बावजूद मैं बेहद मोहतात हो गया था। मेरी नजरें अपने आप चीनी के बर्तनों वाले हिस्से पर उठ गईं। जो आदमी मुझे कोहनी मार कर मेरे करीब से निकल गया था, वो लंबी मेज के पास मेरी तरफ मुंह किए खड़ा चाय की एक कीमती सेट को देख रहा था। हमारी आंखें चार हुई तो वो जरा सा मुस्कुराया और चाय की एक खूबसूरत चैनक की तरफ उंगली से इशारा किया। मैं उधेड़ बुन में पड़ गया। ये एजेंट भी हो सकता था और टंडन का भेजा हुआ आदमी भी। उसने चाय की चैनक में मेरे नाम कोई पैगाम रख दिया था, मगर जरूरी था कि उसकी जबान से मैं कोई लफ्ज सुनूं। उसको सुने बगैर मैं चाय की चैनक को हाथ नहीं लगा सकता था। सिगरेट का बंडल वहीं काउंटर पर रखवा कर मैं शेविंग क्रीम खरीदने स्टोर के अकबी हिस्से में चला गया। यहाँ दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे शेल्फ लगे थे जिनमें किस्म किस्म का सामान रखा हुआ था। मैं अपने लिए क्रीम की ट्यूब तलाश कर रहा था कि वही आदमी जो ठंडे सूट में मलबूस था और अच्छा खासा मुदब्बर दिखाई दे रहा था, मेरे करीब आकर शेल्फ में साबुन पसंद करने लगा। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? अब उसने अपना कोड लफ्ज बोल दिया। ये कोड लफ्ज खास हमारा कोड था और अपने आदमी के सिवा दूसरे किसी को इसका इल्म नहीं हो सकता था। कमांडो और जासूसी की मुहिमों में कोड लफ्ज इसमें आजम का दर्जा रखता है और उसकी बेहद हिफाजत की जाती है, क्योंकि इसी कलीद की मदद से दुश्मन के मुल्क में अपने आदमी को पहचाना जा सकता है। लेकिन मैं अब भी उसे अपना कोड लफ्ज बताते हुए घबरा रहा था, मगर मुझे बताना ही पड़ा। उस आदमी ने साबुन की टिकिया को सूंघते हुए कहा, अच्छा साबुन है, मगर साहब आजकल बाजार में नकली माल बहुत आ गया है। फिर नीचे शेल्फ में देखते हुए बोला, नीले फूलों वाली चैनक में तुम्हारे नाम पैगाम है। इतना कहकर वो तेज तेज कदम उठाता स्टोर के काउंटर की तरफ चल दिया। मुझे उस आदमी की मौजूदगी का भी एहसास था जो मिस्टर टंडन के इशारे से मेरे पीछे लगा हुआ था। मैं उस लंबी मेज के करीब आ गया जहाँ चीनी के डिनर सेट, चाय सेट और दूसरा सामान फरोख्त के लिए पड़ा था। दो तीन औरतें एक डिनर सेट की प्लेटें देख रही थीं। वो नीली फूलदार चैनक मेरे दाएं जानिब रखी थी जिसमें हमारे एजेंट ने मेरे नाम कोई पैगाम डाल रखा था। अगर इस शरीफ आदमी को मालूम होता कि महकमे की जानिब से निगरानी की जा रही है तो ऐन मुमकिन था कि वो ये जरूरी पैगाम चाय की चैनक में न डालता।
मगर वो ये काम कर चुका था। अब इस पैगाम को चैनक में से निकालना था। मैंने चैनक के एक कप को उठाकर जरा ऊपर करके देखा। तासुर ये दिया कि मैं रोशनी में उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर हकीकत में मैं स्टोर में लोगों का जायजा लेते हुए अपने पीछे लगे हुए आदमी को शनाख्त करना चाहता था। मुसीबत ये थी कि हर दूसरे तीसरे रोज मेरा सुराग रसां बदल जाता था। 2 रोज मैं एक चेहरे को अपने आसपास मंडलाते देखता और तीसरे रोज वो गायब हो जाता। उसके बाद एक और अजनबी आ जाता। मुझे वो खास चेहरा स्टोर में नजर न आया। मैं नीले फूलों वाली चैनक के करीब आ गया, फिर उसे उठाकर उसका ढकना उठाकर देखा। उसके अंदर तह किए हुए नीले कागज का चौकोर टुकड़ा पड़ा था। इस किस्म के अहम पैगाम की तरसील के लिए मुझे ये जगह हरगिज पसंद न आई। फिर ये सोचकर खामोश रहा कि अपने एजेंट को इल्म नहीं है कि मेरी निगरानी हो रही है। मैंने चाय की चैनक का छोटा सा ढकना जानबूझकर नीचे कालीन पर गिरा दिया। उसके साथ ही मैं मेज के नीचे झुक गया। चाय की चैनक में तह किया हुआ नीला कागज निकाल कर अपने बूट के अंदर छुपा दिया। इस मकसद के लिए मैं चैनक को नीचे झुकते हुए साथ ही ले आया था। इस काम में मुझे बमुश्किल 3 सेकंड लगे होंगे। चैनक को वापस मेज पर रख कर उसके ऊपर ढकना लगाया, फिर उसके करीब ही पड़े हुए एक शीशे के एस्ट्रे को खरीदने की गरज से उठा लिया। मेरे लिए अब वहाँ कोई चीज खरीदना जरूरी हो गया था। शीशे का एस्ट्रे खरीदने के बाद मैं स्टोर से बाहर निकल आया। अपना सूट पोश एजेंट अब मुझे कहीं नजर न आया। गाड़ी में बैठकर मैं वापस अपने मोती नगर वाले बंगले पर आ गया। लगता था कि अपना एजेंट मेरी तलाश में था। अगर मैं उस रोज स्टोर पर न जाता तो एजेंट मुझे किसी दूसरी जगह जरूर मिलता। घर आते ही मैं बाथरूम में घुस गया। जूते में छुपाया हुआ नीला कागज निकाल कर खोला। मरमूज अल्फाज में कागज पर लफ्जों की शक्ल में पूरी 14 सतरें थी। ये एक ऐसी मरबूज जबान थी जिसको खोलने के लिए कम से कम 10-15 मिनट की मेहनत करनी पड़ती। मैंने कागज तय करके जेब में रख लिया। बाहर निकल कर बेडरूम में आ गया। कपड़े तब्दील किए। नौकरानी किचन में खानसामा के साथ खाना तैयार कर रही थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा, मुझे परेशान न किया जाए। टेलीफोन आए तो कह देना कि मैं सो रहा हूँ। बेडरूम में आकर मैंने दरवाजे को अंदर से बोल्ट कर लिया। कॉपी और पेंसिल लेकर पलंग पर बैठ गया। नीला कागज निकाल कर सामने रखा और मरमूज जबान के लफ्जों को खोल कर उसे तहरीर की शक्ल में लाना शुरू कर दिया। इस काम में मुझे पूरा आधा घंटा लग गया। जब मैं कोड की तहरीर को उर्दू में मुंतकिल कर चुका तो सबसे पहला काम ये किया कि नीले कागज को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे करके बाथरूम के फ्लश में बहा दिया। बाथरूम में ही जाकर मरमूज खुफिया पैगाम पढ़ने लगा। ये पैगाम ऐसा था: जो कुछ हो गया है हमें मालूम है। 15 अगस्त की शाम के 6 बजे एतमादुद्दौला पार्क में नीली कमीज वाला हमारा आदमी तुम्हें एक पैकेट देगा। उसमें तुम्हारे लिए कारामद चीजें होंगी, नई हिदायत भी होंगी। न्यूक्लियाई हथियारों का काम अब बम्बई के साहिल पर एक ज़ेर ज़मीन लेबॉर्ट्री में मुंतकिल कर दिया गया है। बम्बई के अंधेरी स्टेशन पर हमारा एक साथी तुम्हें मिलेगा। बाकी हिदायत पैकेट में होंगी। इस नए मिशन को तुम्हें हर हाल में कामयाबी से मुकम्मल करना होगा। मैंने 15 अगस्त शाम 6 बजे और एतमादुद्दौला पार्क को जहन में बिठा लिया। तर्जुमा किए हुए कागज को पुर्जे पुर्जे किया, उसे बाथरूम के फ्लश में बहाया और पलंग पर आकर लेट गया। उस रोज अगस्त की 12 तारीख थी। 15 अगस्त में अभी 2 दिन बाकी थे। मैंने सिगरेट सुलगा लिया। इसका मतलब ये था कि मुझे अब बम्बई के साहिल पर कमांडो अटैक करना होगा। मेरे साथ एक आदमी भी होगा जो मुझे बम्बई के अंधेरी स्टेशन पर मिलने वाला था। अब सवाल ये था कि मैं दफ्तर से छुट्टी लेता हूँ तो यकीनी बात थी कि मिस्टर टंडन की तरफ से मामूर किया हुआ आदमी मेरा ताक़ुब करता मेरे साथ जाएगा। उसका मेरा पीछा करना मेरे मिशन की और खुद मेरी तबाही का बायस बन सकता था। अगर मैं किसी बहाने छुट्टी लेकर अकेला जाता हूँ तो मिस्टर टंडन के दिल में कई नए शुबहात पैदा हो सकते थे और मुमकिन था कि वो मेरे पीछे लगाए गए आदमियों की तादाद में इजाफा कर दें। अगर मैं सुजाता को साथ लेकर जाता हूँ तो मामले की संगीनी काफी हद तक दूर हो सकती थी और ऐन मुमकिन था कि टंडन सिर्फ एक आदमी को ही मेरे पीछे लगाने पर इक्तिफा न करे। मैं उन्हें ये भी नहीं बताना चाहता था कि मैं बम्बई की तरफ जा रहा हूँ। मैंने प्लानिंग शुरू कर दी। 2 दिन उसी पर गौर फिक्र करता रहा। मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। ये जो मेरे पीछे CID का आदमी लग गया था उसने मुझे सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया था। 15 तारीख को एतमादुद्दौला पार्क में जाते हुए भी उस आदमी की मौजूदगी लाजमी थी, लेकिन मैंने 15 अगस्त को अपने पीछे लगे हुए आदमी को चकमा देने का फैसला कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि वो आदमी मेरा पीछा करते हुए एतमादुद्दौला पार्क तक आए, जहां मुझे अपने खुसूसी एजेंट से एक खुफिया और इंतहाई जरूरी पैकेट वसूल करना था। 15 अगस्त को भारत अपना यौम आज़ादी मनाता है, इसलिए उस दिन पूरे भारत में आम तातील होती है। मैं घर में बैठा अपनी नई स्कीम पर गौर कर रहा था। मैं इस इम्कान को भी रद्द नहीं कर सकता था कि इंटेलिजेंस चीफ को 99% यकीन होगा कि हुमायूं के मकबरे वाला कत्ल मैंने ही किया है। इस एतबार से अब जो आदमी मेरी निगरानी पर लगाया गया था वो हर किस्म के असलहे से लेस होगा और उसे इतनी आसानी से मैं अपने रास्ते से नहीं हटा सकूंगा। यही वजह थी कि मैं उसे अपने
अपने रास्ते से हटाने की बजाय चकमा देने का प्रोग्राम बना चुका था। मैं अपने दिल में एतमादुद्दौला पार्क के करीब जो सिनेमा हाउस था उसका तस्वुर जमा रहा था। ये सिनेमा हाउस मेरा देखा भाला था। सबसे बड़ी उम्मीद अफजा बात ये थी कि इस सिनेमा हाउस का एक ऐसा अकबी दरवाजा भी था जो सिनेमा हॉल के अंदर ही से सिनेमा के एक गोदाम में खुलता था। इस गोदाम में सिनेमा के पेंटर ने अपना स्टूडियो बना रखा था, जहां वो मचान बना बना कर बड़े बड़े बोर्डों पर तस्वीरें बनाता था। सिनेमा के उधेड़ उम्र पेंटर का नाम किरतारा था। मैं उसे यूं जानता था कि मुझे उसके बनाए हुए बोर्ड्स पसंद थे और जब कभी सुजाता के साथ सिनेमा देखने जाता तो उससे मुलाकात हो जाती। मैं उसकी बनाई हुई फिल्म एक्ट्रेसों की बड़ी बड़ी तस्वीरों की जरूर तारीफ करता। मैंने उसी सिनेमा हाउस को चुन लिया था। यही वो करीबी जगह थी जहां से मैं अपने पीछे लगे हुए CID के आदमी को चकमा दे सकता था। चुनाचे 15 तारीख वाले दिन मैंने सिनेमा हाउस में दोपहर का शो देखने का प्रोग्राम बनाया। उस रोज जुमेरात का दिन था और दफ्तर में छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए सो गया। मैंने 3 बजे का अलार्म लगा दिया था। 3 बजे दोपहर को उठा, मुंह हाथ धोया, खानसामा और नौकरानी से कहा कि मैं एक दोस्त के यहाँ जा रहा। गाड़ी निकाली और सिनेमा हाउस की तरफ रवाना हो गया। पहले रोज की तरह मैंने उस दिन भी बंगले से निकलने के थोड़ी ही देर बाद अपने पीछे लगे हुए आदमी को शनाख्त कर लिया। हमारे लिए CID के आदमियों को पहचानना मुश्किल नहीं होता। उनकी चाल ढाल और हरकत सकनात हमें फौरन बता देती हैं कि ये CID का आदमी है। चुनाचे उस आदमी को भी मैंने जल्द ही पहचान लिया। वो भी एक मोटरसाइकिल पर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। एतमादुद्दौला पार्क के करीबी सिनेमा हाउस में कोई नई हिंदुस्तानी फिल्म चल रही थी। काफी रश था। मैंने गाड़ी पार्किंग की जगह पर खड़ी की और अपने जासूस की आंखों के सामने गैलरी का टिकट लिया और सिनेमा हॉल में दाखिल हो गया। गैलरी का टिकट मैंने इसलिए लिया था कि गैलरी की दीवार जहां शुरू होती थी वहां एक दरवाजा राहदारी में खुलता था। इस राहदारी में बाथरूम के साथ ही एक जीना नीचे करतारे पेंटर के गोदाम में जाता था और गोदाम का दरवाजा सिनेमा हाउस के पीछे छोटे से गंदे नाले पर खुलता था। इस गंदे नाले के पार एतमादुद्दौला का पार्क था। मैं गैलरी में उस नशिस्त पर बैठा जो गैलरी की दीवार के करीब थी। घड़ी मेरी कलाई पर बंधी थी जिसकी सुइयां अंधेरे में चमक कर मुझे वक्त बता रही थी। 4 बजे फिल्म शुरू हुई। 5:15 बजे इंटरवल हुआ। मैं अपना आप अपने पीछे लगे हुए जासूस को दिखाने के लिए इंटरवल के वक्त गैलरी से उतरकर बाहर आ गया। अपनी गाड़ी के करीब खड़े होकर ठंडा मशरूब पिया और फिर सिनेमा हॉल में दाखिल हो गया। फिल्म शुरू हो गई। हॉल में अंधेरा हो गया। मैं अपनी नशिस्त पर यूं दराज हो गया कि जैसे आराम कर रहा हूँ। मकसद ये था कि जब मैं उठकर जाऊं तो दूर पीछे से देखने वालों को ये एहसास न हो कि मेरी नशिस्त खाली है। मेरा कयास था कि जासूस गैलरी के पीछे वाली किसी कतार में बैठा होगा। जब मेरी घड़ी ने ठीक 5:45 बजाए तो मैं आहिस्ता से उठकर गैलरी की दीवार वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस पर नीला पर्दा गिरा हुआ था। बाथरूम जाने के लिए लोग उसी दरवाजे से जाते थे। राहदारी में धीमा सा सुर्ख बल्ब जल रहा था। मैं लंबे लंबे डग भरता बाथरूम के अकबी जीने से उतरकर करतारे पेंटर के गोदाम में उतर आया। गोदाम में रंगो रोगन के डिब्बे और बड़े बड़े जेरे तकमील बोर्ड पड़े थे। करतारा और उसके शागिर्द वहां मौजूद नहीं थे। मैं चीजों के ऊपर से गुजरता गोदाम के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अगरचे आसमान पर बादल थे मगर बरसात के दिनों में शाम 6 बजे भी काफी रोशनी होती है। छोटा गंदा नाला उबूर करके मैं एतमादुद्दौला पार्क में आ गया। एतमादुद्दौला का मकबरा पार्क के वस्त में बना हुआ था। पार्क में किस्म किस्म के दरख्तों की कतारें बनी थी। कतों में रंग बरंग के फूल खिल रहे थे। लोग सैर कर रहे थे। बच्चे भी एक तरफ गेंद से खेल रहे थे। मेरी निगाहें किसी नीली कमीज वाले आदमी को ढूंढ रही थी। आखिर मुझे एक बेंच पर नीली कमीज वाला आदमी नजर आ गया जो अखबार खोले बजाहिर बड़े इन्हिमाक से मुताले में मसरूफ था। मैं उसके सामने से गुजरा तो उसने मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी जहमत न की। हकीकत ये थी कि उसने मुझे उसी वक्त देख लिया था जब मैं पार्क में दाखिल हुआ था। मैं पार्क के चबूतरे वाली सीढ़ियों से हटकर एक जगह घास पर बैठ गया। इतने में नीली कमीज, सांवले रंग और घुंघरियाले बालों वाले आदमी ने अखबार को अच्छी तरह से लपेट कर जेब में डाला। हाथ पतलून की जेब में ही रखा और टहलता टहलता मेरे करीब से गुजरा। करीब से गुजरते हुए वो रुक कर यूं पीछे देखने लगा जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसके साथ ही उसने कोड का नंबर आहिस्ता से बोला। कोड नंबर हमारा खुफिया नंबर ही था। अब मुझ पर वाजिब था कि मैं उसे अपना दूसरा खुफिया कोड नंबर बताऊं। चुनाचे मैंने उसे भी अपना कोड आहिस्ता से बोल दिया। वो कोई जवाब दिए बगैर आगे को चल दिया। कुछ फासले पर एक दरख्त के साथ लोहे की एक टोकरी बंधी हुई थी। उसमें लोग कागज, दोने और आइसक्रीम के खाली डिब्बे डाल देते थे। नीली कमीज वाला वहां जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने जेब से अखबार निकाल कर उसका गोला सा बनाया और रद्दी की टोकरी में डालकर दूसरी तरफ चलता हुआ पार्क से बाहर निकल गया। मेरे लिए उसने पैकेट रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। लोग इधर उधर सैर कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श बात यह थी कि मुझे अपने पीछे लगे हुए आदमी की सूरत नजर नहीं आ रही थी। अब मुझे जल्दी से काम लेना था। मैं उठ खड़ा हुआ। जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगाया। पैकेट में अभी तक
3-4 सिगरेट बाकी थे, मगर मैंने उसे यूं हाथ में मरोड़ दिया जैसे खाली हो गया हो। फिर उसे रद्दी की टोकरी में डालने के लिए दरख्त की तरफ बढ़ा। हाथ रद्दी की टोकरी में डालकर पैकेट अंदर फेंका और साथ ही अखबार के गोले में से एक छोटा सा पैकेट निकाल कर अपनी हथेली में छुपा लिया। फिर मैंने हाथ को पतलून की जेब के अंदर कर लिया और पार्क में उस तरफ चलने लगा जिधर गंदे नाले का छोटा सा पुल था। मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से होता हुआ वापस सिनेमा हॉल में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिल्म खत्म हो गई और सिनेमा हॉल में रोशनी हो गई। अगर मैं 5 मिनट देर कर देता तो मुझे सिनेमा हॉल में दाखिल होते आसानी से देखा जा सकता था। लोगों के हुजूम के साथ मैं भी पार्किंग लॉट में आ गया, कार निकाली और अपने बंगले की तरफ रवाना हो गया। 2-3 बाजार गुजरने के बाद मैंने शीशे में से पीछे देखा। वही सुर्ख मोटरसाइकिल वाला CID का आदमी मेरा पीछा कर रहा था। अब मुझे उसकी परवाह नहीं थी। खदशा अगर था तो यही कि कहीं उसने मुझे पार्क में रद्दी की टोकरी में हाथ डालते ना देख लिया हो। इस तरह वो समझ सकता था कि मैंने टोकरी में से कोई चीज उठाई है और रद्दी की टोकरी मेरा डेड ड्रॉप थी। इसका इलाज मैंने ये किया कि बंगले में आते ही जेब से पैकेट निकाल कर एक नजर देखा और फिर उसे टेप रिकॉर्डर के सेट को खोलकर उसके अंदर छुपा कर टेप रिकॉर्डर को दोबारा बंद कर दिया। अगर मेरा खदशा दुरुस्त था तो रात 12 बजे तक मेरे घर पर पुलिस का छापा पड़ सकता था। चुनाचे मैंने खाना खाया और बरामदे में कुर्सी डालकर बैठ गया और मजे से सिगरेट पीने लगा। फिर जब रात हो गई तो ड्राइंग रूम में खिड़की के पास वाले सोफे पर इस तरह बैठ गया कि मेरी नजर बंगले के गेट पर थी। अगर पुलिस बंगले में दाखिल होती है तो मैं उसे देखकर टेप रिकॉर्डर में से पैकेट निकाल कर बाथरूम के फ्लश में उसे बहा सकता था। पैकेट का साइज साबुन की टिकिया जितना था। खानसामा मुझे खाना खिलाने के बाद चला गया। बर्तन वगैरह साफ करके नौकरानी भी कोई 9 बजे रात चली गई। मैं बंगले में अकेला रह गया। उसके बाद सुजाता का टेलीफोन आ गया। 15-20 मिनट वो मुझसे बातें करती रही। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे पीछा छुड़वाया। रात गहरी हो चुकी थी। ये वक्त खुफिया पैकेट खोलने के लिए बहुत मौजू था। बेडरूम के दरवाजे का बोल्ट मैंने पहले ही चढ़ा रखा था। कमरे में सिर्फ बेड लैंप रोशन था। ड्राइंग रूम का बड़ा दरवाजा भी अंदर से मुकफ्फल था। मैंने टेप रिकॉर्डर के पीछे से खुफिया पैकेट निकाला और पलंग पर बेड लैंप के करीब होकर बैठ गया। उस पैकेट में मेरे कयास के मुताबिक एक छोटा सा ट्रांसमीटर सेट था। उसके अलावा एक ब्राउन रंग का तह किया हुआ कागज था। उसे खोला तो वो मरमूज और नुक्तों की जबान में मेरे नाम एक इंतहाई पैगाम था। मैंने अपनी जबान में उसका तर्जुमा किया तो वो ये था: 22 अगस्त की रात को 11 बजे बम्बई के लोकल स्टेशन अंधेरी पर हमारा आदमी तुम्हें मिलेगा। उसका सर मुंडा हुआ होगा। वो प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठा नजर की ऐनक के शीशे बार बार साफ कर रहा होगा। उसके पास बैठ जाना, तुम कोई बात न करना। वो बारिश की बात करते हुए अपना कोड लफ्ज बोलेगा। जवाब में तुम भी अपना कोड बोल देना। अगला प्रोग्राम वो तुम्हें खुद बताएगा। वो नए मिशन में तुम्हारा नया कमांडो साथी होगा। एक शख्स तुम्हारा पीछा करता रहता है। तुम उसकी फिक्र न करना, वो हमारी जद में है। मैंने खुफिया पैगाम के जरूरी नुक्ते जहन में अच्छी तरह बिठा लिए और दोनों कागजों को बाथरूम में जाकर जला दिया और उनकी राख फ्लश में बहा दी। अब मैंने ट्रांसमीटर का जायजा लिया। बेहद जदीद और ताकतवर ट्रांसमीटर था। मैं उस पर अपने बॉस से बात करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वैसे भी अब उसकी जरूरत नहीं थी। मुझे मेरा नया मिशन सौंपा जा चुका था। अब मुझे जहां से छुट्टी लेकर बंबई पहुंचना था। ये काम बड़ा उलझा हुआ था। अगरचे बॉस ने मुझे यकीन दिलाया था कि मेरे ताकुब करने वाले से वो निमट लेंगे, उसके बावजूद मुझे मालूम था कि मैं जहां भी जाऊंगा वो मेरी निगरानी कर रहा होगा और पीछे इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर टंडन को मेरी इब्तिदाई सरगर्मियों के बारे में इत्तलात बहम पहुंचाता रहेगा। अगर मैं धोखा देकर बंबई जाता हूं तो मेरा जासूस मेरा पोल खोल सकता था, लेकिन मैंने यही फैसला किया कि मैं दिल्ली से किसी दूसरे शहर को रवाना होऊंगा और वहां से रूपोश होकर बंबई चला जाऊंगा। इस बार बंबई के साहिल वाला भारतीय एटमी प्लांट साइरस मेरा टारगेट था और अगर मैं दफ्तर में बंबई का कहकर जाता हूं तो प्लांट को तबाह करने में कामयाब भी हो जाता हूं तो बिलाशुबा मिस्टर टंडन मुझे गिरफ्तार कर लेगा। इलावाजी एक CID वाला मुस्तकिल तौर पर मेरे पीछे लगा हुआ था। 22 अगस्त में ज्यादा दिन बाकी नहीं थे। मुझे उजलत से काम लेना था। मैंने जहन में एक मंसूबा बना लिया और उस पर फौरी तौर पर अमल शुरू कर दिया। एक रोज मैं दफ्तर में काम करते करते कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और ये जाहिर किया कि मैं बेहोश हो गया हूँ। दफ्तर में सभी घबरा गए। मैं फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। मेरी ECG की गई। मुझे तेज दवाइयां सुंघा कर होश में लाया गया। मैंने जानबूझकर अपने ऊपर नकाहत तारी कर रखी थी और बार बार सीने में दर्द की शिकायत करता रहा। सुजाता और उसके माता पिता और मेरी बहन कृष्णा कुमारी अस्पताल में मौजूद थी। ये सब बहुत घबराए हुए थे। डॉक्टर ने कहा कि लगता है हल्का सा हार्ट अटैक हुआ है, इन्हें बेहद आराम की जरूरत है। जब मैंने तन्हाई में डॉक्टर से कहा कि मैं किसी पहाड़ पर कुछ रोज आराम करना चाहता हूँ तो उसने कहा ज्यादा बुलंदी पर जाने का मैं मशवरा नहीं दूंगा। हाँ,
हाँ, आप अगर किसी कम बुलंदी वाले पहाड़ पर चंद रोज गुजारें तो आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। अस्पताल के उस डॉक्टर की रिपोर्ट पर मैंने दफ्तर में 1 महीने की छुट्टी की दरखास्त दे दी। मुझे फौरन छुट्टी मिल गई। वैसे भी मेरी छुट्टी रहती थी। दफ्तर वालों से मैंने यही कहा कि शायद नैनीताल चला जाऊं। सुजाता से मशवरा किया तो उसने मुझे पालमपुर जाने को कहा। बज़ाहिर मुझे ऐसा कोई आदमी नजर न आया जो मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता था। टंडन ने मेरे ताक़ुब में अपना एक आदमी जरूर लगाया होगा, और चूंकि वो मेरे लिए अजनबी था इसलिए मैं उसे पहचान नहीं सकता था। अगर मैं पालमपुर से कोई दूसरी फ्लाइट लेकर बम्बई या किसी दूसरे शहर को जाता हूँ तो यकीनी बात थी कि मेरा जासूस पीछे मिस्टर टंडन को इत्तला कर देगा कि मैंने शहर तब्दील कर लिया है। मेरी निगरानी मजीद सख्त कर दी जाती। इसलिए यही सोचा कि पालमपुर में ही रहकर मुझे अपने पीछे लगे हुए आदमी से निजात हासिल करनी चाहिए। ये जो मेरी निगरानी शुरू हो गई थी इसने मुझे सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया था। अगर मैं अपने जासूस को शनाख्त करके पालमपुर में ही मौत के घाट उतार देता हूँ तो जब मिस्टर टंडन को इस जासूस के पैगामात न मिले तो वो समझ जाएगा कि मैंने उसे हलाक कर दिया है, और वो फौरी तौर पर किसी दूसरे आदमी को मेरे पीछे लगा देगा। CID के आदमी तो हर शहर में मौजूद होते हैं। इलावा अजीम मिस्टर टंडन का शुबा मजीद पुख्ता हो जाएगा, और फिर इस बात का कवी इम्कान था कि वो मुझे बराह रास्त गिरफ्तार ही करवा दे और तशद्दुद के बाद मुझसे मेरी असली शनाख्त मालूम करने की कोशिश करे, क्योंकि इससे पहले मैं जासूस को हलाक कर चुका था। मैं पालमपुर के एक रेस्ट हाउस में ठहर गया। 22 अगस्त का दिन करीब आ रहा था। मुझे हर हालत में 22 अगस्त को बम्बई पहुंचना था। मैंने इस दौरान अपने पीछे लगे हुए एक हिंदू CID वाले को शनाख्त कर लिया। वो मुझसे दूर दूर रहकर मेरी मुसलसल निगरानी कर रहा था। ये दरमियानी उम्र का ऊंचा लंबा आदमी था और खद्दर के लिबास में मलबूस था। शाम के वक्त उसने कंधों पर कंबल डाल रखा होता। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि हमारा एक एजेंट भी मेरी निगरानी करने वाले हिंदू के पीछे लगा हुआ है। एक रात में हल्का सा खाना खाने के बाद अपने रेस्ट हाउस वाले बेडरूम में लेटा किताब पढ़ रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने के लिए कहा तो एक आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसका हुलिया हिमाचल प्रदेश की कोठियों में काम करने वाले पहाड़ी नौकरों जैसा था। उसने हाथ में फूलों का गुलदस्ता थाम रखा था। मुझे नमस्कार करके बोला, साहब, साथ वाली बेगम साहिबा ने आपके लिए ये फूल भिजवाए हैं। मैं अभी हैरान ही था कि ये साथ वाली बेगम साहिबा कौन है कि वो आदमी मेरे करीब आ गया और फूलों को मेज पर रखते हुए उसने अचानक कोड लफ्ज बोल दिया। मैं संभल कर बैठ गया। ये पालमपुर में हमारा एजेंट था। उसने फूलों को गुलदान में लगाते हुए आहिस्ता से कहा, जो आदमी तुम्हारे पीछे लगा था उसे ठिकाने लगा दिया गया है, तुम बम्बई चले जाओ। मैंने कहा, उसकी मौत मेरे लिए दिल्ली में परेशानियां पैदा कर देगी। अपना एजेंट कहने लगा, वो आदमी जिस फ्रीक्वेंसी पर और जिस कोड में दिल्ली मिस्टर टंडन से बात करके उसे तुम्हारी सरगर्मियों की पूरी रिपोर्ट देता था, वो फ्रीक्वेंसी और कोड हमने मालूम कर लिया है। जब तुम बम्बई में होगे तो हम यहाँ से मिस्टर टंडन को यही बताएंगे कि तुम पालमपुर में हो और रेस्ट हाउस में आराम कर रहे हो। तुम्हें कल यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहकर अपने एजेंट ने हाथ जोड़कर नौकरों की तरह नमस्कार किया और कमरे से बाहर निकल गया। अपने इस एजेंट ने कमाल कर दिखाया था। अब मैं आजाद था। जिस तरफ चाहे इस तशवीश से बेनियाज होकर जा सकता था कि मेरे जाने की मिस्टर टंडन को खबर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।